सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स विक्ट्री क्लासेस। ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल या फिर इसको 1D बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसमें दो केसेस बनते हैं, दो तरह का है, मतलब होता है ये पोटेंशियल। सबसे पहला एसिमेट्रिकल वेल और दूसरा सिमेट्रिकल वेल, ठीक है। सबसे पहले हम एसिमेट्रिकल वेल को स्टडी करेंगे। तो इसमें जो पोटेंशियल आपको गिवन है वो कुछ ऐसे है कि 0 से L लेंथ तक तो हमारा पोटेंशियल 0 है, ठीक है, और अदरवाइज मतलब बाकी सारी जगह क्या है, पोटेंशियल इनफाइनाइट है। अब यहाँ पर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, इसीलिए इसको इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल बोलते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है कि ये देखो, ये जो 0 से L लेंथ थी, यहाँ पर तो हमारा पोटेंशियल 0 है, मतलब यहाँ पर कोई भी पार्टिकल होगा वो एज ए फ्री पार्टिकल होएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है सारी जगह पोटेंशियल क्या है हमारा, इन्फिनिटी। अब देखो, अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि इसका वेव फंक्शन कैसा होगा। वो कैसे करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से। तो श्रोडिंगर इक्वेशन में हम इस जगह के लिए निकाल रहे हैं जब पोटेंशियल 0 है। तो पोटेंशियल 0 है तो -h² / 2m डेल स्क्वायर शाय प्लस वी शाय, वी कितना है 0, इज इक्वल टू ई शाय। इसका हम सॉल्यूशन काफ़ी बार कर चुके हैं, मैं एक बार डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्व किया था। ए साइन kx प्लस बी कॉस kx। आप एक बार प्रैक्टिस के लिए इसको निकाल के देख लेना, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। ये हमारा सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से L तक का, जब पार्टिकल क्या है इस फ्री रीजन में है। इसके अलावा तो पार्टिकल कहीं एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, √2me/h², ठीक है। अब देखो, हमने ये स्टेप पोटेंशियल में किया था कि जब तक पोटेंशियल इन्फिनिटी नहीं था तब क्या हो रही थी, थोड़ी बहुत टनलिंग हो रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट पोटेंशियल। तो हमने जब वो स्पेशल केस किया था, अब रिवाइज करो, तब हमने कहा था कि बिल्कुल भी पोटेंशियल इसको क्रॉस नहीं कर सकेगा। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा पार्टिकल है उसकी होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है। ये जो रीजन है ये वाले, ये क्या है, 0 प्रोबेबिलिटी रीजन। ये एग्जैक्टली केस हमने डिस्कस किया था। जब पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है तो पार्टिकल के पाई जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ठीक है। तो पार्टिकल हमेशा इसी के अंदर रहेगा। ये सॉल्यूशन है ऑसिलेटरी सॉल्यूशन है, लेकिन ये क्या है, बाउंड है। बाउंड किस में है, इसकी बाउंड्री 0 से L में। अब अगर ये बाउंड है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। तो देखो, पहली बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है कि साई इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 पर क्या है, साई 0 होना चाहिए, बाउंड्री है ये एक। तो हमने क्या किया, साई ऑफ 0 पुट किया, तो हमें क्या मिला, ए साइन 0 प्लस बी कॉस 0। ए साइन 0 क्या है, 0 होता है, निपट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, ये बी, ठीक है। cos 0 1 होता है, तो b इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, हमारा सॉल्यूशन आ गया एक। अब हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन देखें तो वो कहता है एट साई इज इक्वल टू a, या फिर l कह दो इसको a कर लो ना, एक बारी a कर लेते हैं। एट साई इज इक्वल टू a, इस लिमिट को भी एक बार a कर लेते हैं। साई इज इक्वल टू 0, सॉरी, एट x इज इक्वल टू a, ठीक है। ये हमारी क्या है, नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन आ गई, ठीक है। साई 0 होगा, x इज इक्वल टू a, इस बाउंड्री पर क्या होगा, साई 0, तो रख दो साई ऑफ a। तो हमारे पास बचा क्या, b तो 0 हो गया। देखो इस सॉल्यूशन में ये पार्ट तो क्या हो गया, 0 हो गया, बाउंड्री कंडीशन से हमने एलिमिनेट कर दिया। बचा क्या, ये a साइन के एक्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a साइन के, ठीक है। x की जगह a पुट किया, इसकी वैल्यू आ गई 0। अब साइन थीटा 0 कब होता है, साइन थीटा 0 तब होता है जब के इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ गई n π/a, ठीक है। और यहाँ पर जो n वैल्यू ले सकता है वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर n ने 0 क्यों नहीं लिया, तो उसका रीज़न देखो। अब मैं शायद लिखता हूँ वापस से, जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो है a साइन क्या था, kx मतलब n π x/a,
ठीक है, के की वैल्यू एन पाई बाई ए पुट कर दी, ये सॉल्यूशन आ गया। ये है साई एन का। अब अगर मैं यहाँ पर साइन एन को ज़ीरो रख दूँ तो साइन ज़ीरो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर साइन ज़ीरो हो गया तो मतलब वेव फंक्शन ज़ीरो हो गया, वेव फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये सॉल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब है कि हमारे पास कुछ ना कुछ वेव फंक्शन तो होना चाहिए ना, इसलिए यहाँ पर एन सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ ले सकता है। ठीक है, तो ये हमारा वेव फंक्शन आ गया रिक्वायर्ड। अब इसमें सिर्फ एक कमी बची है। कमी क्या है कि हमें इस ए की वैल्यू नहीं पता, तो ए की वैल्यू सॉल्व कैसे करेंगे हम, वो करेंगे नॉर्मलाइजेशन से। ठीक है, तो एक बार इसको आप पॉज करके नोट कर लो, फिर नॉर्मलाइजेशन करते हैं। अब देखो, अब क्या है, यूजिंग नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो एग्जिस्ट ही जीरो से ए में कर रहा है, तो इसकी लिमिट क्या लगाएंगे नॉर्मलाइजेशन की, जीरो टू ए। साई स्टार साई मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन ए डॉट डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और वो ए की वैल्यू क्या आएगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप ये होमवर्क में सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। नॉर्मलाइजेशन के वैसे भी हमने कम क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी √2 अपॉन ए। ठीक है, अब √2 अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी तो साई एन क्या बन जाएगा, जो हमारा सॉल्यूशन है, √2 अपॉन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। ये हमारा आ गया ट्रू सॉल्यूशन, जहाँ एन की वैल्यू है 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखो, अब यहां एक चीज देखो कि ए क्या, एन क्या चीज है। एन है हमारे पास स्टेट, स्टेट मतलब फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट थर्ड स्टेट, इस तरह से। ए क्या है, ए है हमारे पास विड्थ। ये दो पैरामीटर्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है आपको विड्थ जीरो से ए दी हो सकता है वो जीरो से 2a, जीरो से a/2, जीरो से 3a/2, जीरो से 10a, कुछ भी दे सकता है विड्थ को। तो अगर आप इस फाइव फंक्शन को इस तरह से याद करते हो तो थोड़ा एरर होने के चांसेस है। तो हम क्या है, इसको इसके सही फॉर्म में लिखते हैं, 2 अपॉन विड्थ साइन एन पाई एक्स अपॉन विड्थ। ये क्या है, विड्थ ऑफ वेल। आप इस फॉर्मूले को हमेशा इस तरीके से याद रखना ताकि फिर जल्दी जल्दी में गलती ना करके आओ। अभी आपको लग रहा है कि होएगा, लेकिन काफ़ी सारे सब्जेक्ट कर लोगे और वहाँ पर जब आप ऑप्शंस देखोगे तो वहाँ पर हो सकता है विड्थ दी हो 2a। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ये v ऑफ x है। ठीक है, मैंने कह दिया कि इसकी वैल्यू 0 है फ्रॉम 0x to l। ठीक है, और इन्फिनिटी है अदरवाइज, इस तरह से। तो इसका वेव फंक्शन लिख दो। तो जब आप इसका वेव फंक्शन लिखने जाओगे तो आप कैसे लिखोगे, साइज इक्वल टू √2। अब विड्थ देखो, विड्थ क्या है 2l, तो 2 अपॉन 2l साइन एन पाई एक्स अपॉन 2l। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन √l साइन, और मान लो ये पूछा है मैंने सेकंड स्टेट के लिए फॉर n इज इक्वल टू 2, तो ये n इज इक्वल टू 2 रख दो यहाँ पर, 2 पाई एक्स, तो ये क्या बन गया साइन पाई एक्स अपॉन l। ठीक है, तो वहाँ क्या है, ऑप्शन में एक ये वाला ऑप्शन भी होएगा और एक ये जो सही ऑप्शन है वो भी होएगा। अब आप जल्दी जल्दी में क्या करोगे, ये वाला ऑप्शन देखोगे टिक कर दोगे। तो इस तरह की गलतियाँ होती है, इसको थोड़ा अवॉइड करना। इसीलिए जो वेव फंक्शन है उसको हमेशा इस फॉर्म में याद रखो। तभी मैंने एल वाला नहीं लिखवाया था, क्योंकि ऑप्शन वहाँ पर एल की टर्म्स में आते हैं। तो एक बार अगर दिमाग में आपके बैठ गया कि √2 अपॉन एल साइन एक्स एन पाई एक्स अपॉन एल, तो वो गलती होने के चांसेस होते हैं। तो इसको आप नोट कर लो। अब देखो, अब हम बात करते हैं एनर्जी की। ठीक है, अब एनर्जी हमने कहाँ देखी है ये टर्म, तो ये देखी है हमने के में। ठीक है,
के क्या है हमारा, के स्क्वेयर इज इक्वल टू 2me अपॉन एच कट स्क्वेयर। ठीक है, ये एनर्जी ऑफ पार्टिकल थी, तो यहाँ से एनर्जी कितनी आ गई, एनर्जी आ गई एच कट स्क्वेयर के स्क्वेयर अपॉन में 2m। और वैसे भी ये चीज़ ऑब्वियस है कि एनर्जी यही आनी थी, क्यों, क्योंकि जीरो पोटेंशियल है, जीरो पोटेंशियल है तो पोटेंशियल एनर्जी तो इसके पास है नहीं। ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, पी स्क्वेयर अपॉन 2m, पी को क्या लिखते हैं हम, एच कट के, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। अब के की वैल्यू क्या है, एन पाई बाई ए, तो इससे एनर्जी क्या आ जाएगी, ई एन, वो आ जाएगी एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर अपॉन 2m ए स्क्वेयर। ठीक है, और अगर इसी को ढंग से लिखना हो, मैं वापस लिख देता हूँ, तो आप एनर्जी को इस टर्म्स में याद मत रखना, एनर्जी को याद रखना एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर अपॉन 2m विड्थ इसका स्क्वायर। आप हमेशा इसको इस फॉर्म में याद रखना। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी ऑफ nth स्टेट। ठीक है तो इस चीज़ को आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अभी देखो, अब हम डिफरेंट स्टेट्स का वेव फंक्शन और उसकी एनर्जी देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 क्या है हमारा, ग्राउंड स्टेट, क्योंकि ये लोएस्ट स्टेट है। ठीक है, इसका वेव फंक्शन कितना हो जाएगा, √2 अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए, n1 रख दिया, और इसी तरह जो एनर्जी है वो हो जाएगी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। ये हमारे पास वेल था 0 से a। अब अगर इसका वेव फंक्शन ड्रॉ करना है इस वेल में, तो वो कैसा बनेगा, वो बनेगा कुछ ऐसा, ये। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आ गई n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 क्या है, एक्साइटेड स्टेट, और कौन सी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो उसका वेव फंक्शन क्या है, √2 अपॉन ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए। ठीक है, और एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख दी हमने। तो देखो, अगर सेकेंड वेव फंक्शन बनाए तो वो कैसा बनेगा, वो बनेगा कुछ ऐसा, ये। ठीक है, इसी तरह n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 हमारे पास क्या है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड के लिए वेव फंक्शन ये हो गया साइन 3 पाई एक्स अपॉन ए, और एनर्जी 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। अगर इस थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए हमें वेव फंक्शन ड्रॉ करना है, वो कैसा बनेगा, वो बनेगा कुछ ऐसा, ये। ठीक है, ये मैं ये बनेगा। इसी तरह फोर्थ एक्साइटेड स्टेट देखो, सॉरी थर्ड एक्साइटेड स्टेट जो n इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट का ध्यान रखना, अगर वो आपको थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलता है तो वहाँ पर n इज इक्वल टू 4 रखना है हमें। ठीक है, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। तो इसके लिए देखो वेव फंक्शन कैसा बनेगा, तो इसके लिए वेव फंक्शन बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये वेव फंक्शन बनेगा, मतलब जितना n है उतने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो। तो ये हमारे पास वेव फंक्शंस है डिफरेंट स्टेट्स के, और उसका आपको डायग्राम भी बना के दे दिया मैंने इस वेल के अंदर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देखो। सबसे पहले नोड्स की बात करें तो जब n इज इक्वल टू 1 है तो ये कितने नोड्स बने यहाँ पर, 1 2 नोड्स बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जब n इज इक्वल टू 2 है तो नोड्स कितने बने, 1 2 3 नोड्स, मतलब ये कितनी बार इसको कट कर रही है हमारी एक्सिस को। n इज इक्वल टू 3 है तो नोड्स कितने बने, 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह n इज इक्वल टू 4 है तो नोड्स कितने बने, 1 2 3 4 5। इसका मतलब nth स्टेट के लिए हमारे नोड्स कितने हो जाएंगे, कोई भी nth स्टेट है उसके लिए नोड्स n+1। ठीक है, तो अब आपको कोई डायग्राम बना के दे दे, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देख लो इसको तो एक बार नोट कर लो आप। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल देखो, कोई आपको एक ऐसा डायग्राम बना के दे दे कि ये भाई हमारा वेल है ऐसा, और ये वेव फंक्शन है उसका।
ठीक है, ये वेव फंक्शन है। अब कह दे ये जो स्टेट है इसकी आप साई एन बता दो और ई एन बता दो। ठीक है, तो कैसे पता लगेगा? तो आप नोड्स काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 नोड्स है। इसका मतलब एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू है 10। तो एन इज इक्वल टू 10 के लिए साई एन और ई एन निकाल लो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है इसका, तो इसको आप नोट कर लो। और एक और छोटा सा पॉइंट देख लो कि हमने क्या, अभी देखो, अभी हमारे पास ये किसका डायग्राम है? ये है वेव फंक्शन का। अगर हम यहाँ पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का बनाए डायग्राम, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है हमारा साई स्क्वायर। ठीक है, ये साई के डायग्राम है सारे के सारे। अब अगर मैं यहाँ पर साई स्क्वायर बनाऊँ तो यहाँ क्या होगा? जो ये नेगेटिव रीजन जा रहा है ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये सारे के सारे रीजन क्या है? ये पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि साई स्क्वायर तो नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी का जो ग्राफ बनेगा वो देखो, वो कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला। ठीक है, इसमें ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, और ये n इज इक्वल टू 4 है, और फर्दर इस तरह सारे हमें स्टेट्स मिल जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं ग्राउंड स्टेट की, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 क्या है? ग्राउंड स्टेट। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब अगर मैं n इज इक्वल टू 1 में बात करूं, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहां पर है? तो वो कुछ a/2 पर दिख रही है। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पर एक क्वेश्चन पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल बिटवीन 0 से x लेस देन a/2, ठीक है, इस आधे रीजन में, वो कितनी होगी? वो होगी 1/2। क्यों? क्योंकि ये आधा रीजन कवर कर रहा है। और ये सेम टू सेम चीज़ ट्रू किसके लिए होगी? सेकंड स्टेट के लिए भी। ठीक है, ये सेम टू सेम चीज़ थर्ड स्टेट के लिए भी ट्रू होगी। अगर मैं a/2 पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये सभी स्टेट्स को आधे में डिवाइड कर रही है, मतलब 0 से a/2 में इसकी भी प्रोबेबिलिटी आधी होगी। ये भी आधा रीजन कवर कर रहा है, ये भी आधा रीजन कवर कर रहा है। तो ये क्या है? ट्रू फॉर ऑल स्टेट्स, ट्रू फॉर ऑल स्टेट्स। अब आ जाओ सेकंड, इसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n इज इक्वल टू 2। ये क्या है? 0। ये क्या है? a/4। ये पॉइंट क्या है? 2a/4। ठीक है, 2a/4 मतलब a/2। फिर ये पॉइंट क्या है? 3a/4। और ये पॉइंट क्या है? 4a/4 मतलब a। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकंड स्टेट में 0 से a/4 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0x a/4। ठीक है, तो आप क्या बताओगे? वो प्रोबेबिलिटी 1/4 है। क्यों? क्योंकि ये 4 रीजन्स में ऐसे डिवाइडेड है, 1 2 3 4। तो हमने क्या रीजन कवर किया है? इतना, तो वो 1/4 रहेगी। इसी तरह अगर मैं सवाल बदल के ये कर दूं कि प्रोबेबिलिटी इसी स्टेट में, ठीक है, इसी स्टेट की बात कर रहे हैं, 0x 3a/4 तक, तो वो कितनी हो जाएगी? तो उसमें ये पोर्शन भी आ जाएगा, और अगर इसको मैं ऐसे डिवाइड करूं तो उसमें ये पोर्शन भी आ जाएगा। तो कितना पोर्शन कवर हो गया हमारा? 3/4 टोटल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अब इसी तरह अगर n इज इक्वल टू 3 स्टेट की बात करें तो ये कितना है? 0। ये कितना है हमारा? a/6। ये कितना है हमारा? 2a/6। ये कितना है? 3a/6। 2a/6 हमारा कितना हो गया? a/3 हो गया। फिर ये 3a/6 कितना हो गया? a/2 हो गया। फिर ये 4a/6, 4a/6 मतलब 2/3a। फिर ये 5a/6, और फिर ये हमारा हो गया a। ठीक है, 6a/6। अब इस स्टेट में मैं अगर कहूं कि 0 से a/3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 से a/3 की, तो आप कितनी कहोगे? ये प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 1/3। ठीक है, और इसी स्टेट में मैं एक और चीज़ पूछूं कि प्रोबेबिलिटी 0 से 5a/6 तक कितनी है? 0x 5a/6 इस रीजन में पाई जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो उसमें ये भी आ जाएगा और उसमें ये भी आ जाएगा। तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? 5/6।
तो इसी तरह जब सारी स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो आपको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप वहाँ बैठ के ये नहीं करोगे साई 6, मान लो थर्ड स्टेट के लिए पूछा तो साई 3 स्टार साई 3 का इंटीग्रेशन 0 से 5a/6 तक, ठीक है, ऐसे नहीं निकालोगे। इस तरह से डायग्राम बना के निकाल लेना, ये थोड़ा हमारा काफ़ी टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी आपके पास आ जाए क्वेश्चन तो ये चीज़ ध्यान रखना कि डायग्राम से करने की कोशिश करना उसको, प्रोबेबिलिटी को। एक और चीज़ है, हमने एक और बात करी थी पैरिटी की, ठीक है, डेफिनेट पैरिटी की। तो यहाँ पर जो साइन है उसका ये क्या है, साइन 2/a साइन n πx/a। कोई भी स्टेट ले लो, n इज इक्वल टू कोई स्टेट ले लो, ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। ऑड फंक्शन का मतलब क्या है, अगर आप x की जगह -x पुट करोगे तो ये -ix बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, साइन ऑफ -x इज इक्वल टू -sin x। तो यहां से हमें क्या पता लगता है कि ये जो साई है ये ऑड पैरिटी है, ऑड पैरिटी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। ये सारे वेव फंक्शन क्या है, ऑड पैरिटी के, जो भी एसिमेट्रिक वेल में है। इसको आप नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। हमने अब तक क्या कर लिया है, हमने अब तक वेव फंक्शन देख लिया, एनर्जी देख ली, प्रोबेबिलिटी देख ली और पैरिटी भी देख ली, जिसका कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं। अब लास्ट टॉपिक बचता है हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें 4 देखनी है, x² p और p² की, ठीक है। आपको इनके क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट याद होने चाहिए, लेकिन हम थोड़ा डेरिवेट करके देख लेते हैं कि आ कैसे रही है। इससे क्या है, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी बहुत, ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने की। तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साई स्टार x साई डॉट dx -∞ से इन्फिनिटी। अपॉन में नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो वेव फंक्शन लिखा है वो नॉर्मलाइज्ड ही है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, लिमिट 0 से a, क्योंकि बाकी सब जगह तो वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। और ये आ जाएगा x √2/a √2/a साइन स्क्वायर n πx/a, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2/a 0 से a x साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2θ/2, 1 - cos 2n πx/a और अपॉन में 2, ये आ गया, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब क्या बचा, 1/a और ये ब्रैकेट में एक तो 0 से a x डॉट dx माइनस हमारा 0 से a x cos 2n πx/a डॉट dx, ठीक है। इसको बोल दिया I1, इसको बोल दिया I2, दो इंटीग्रेशन है, अलग अलग सॉल्व करते हैं। अब I1 तो क्या हो जाएगा, x²/2 0 से a, तो वो क्या बन जाएगा, a²/2 खत्म, ठीक है। ये साइड इंटीग्रेशन होगी। अब हम I2 की बात कर लेते हैं। अब जो हमारा I2 है वो क्या है, 0 से a x cos 2n πx/a डॉट dx, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। इसको मान लिया u, इसको मान लिया v। ये तो वैसे हालांकि सिंपल है थोड़ा सा, लेकिन एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एक छोटा सा शॉर्टकट देख लो। मान लो u और v को इंटीग्रेट करना है, तो ये होता है हमारे पास u v1 माइनस u प्राइम v2 प्लस u डबल प्राइम v3 माइनस u ट्रिपल प्राइम v4, ठीक है। अब इसमें जो u प्राइम है वो है हमारा du/dx, u डबल प्राइम है वो है d²u/dx², इस तरह चलता रहेगा। v1 है हमारा v डॉट dx, इसी तरह v2 है हमारा v1 डॉट dx, ठीक है। और ये साइन अल्टरनेट प्लस माइनस चलेंगे।
तो ये जो शॉर्टकट तरीका ये याद कर लो, उसके बाद आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर, ठीक है। इस मेथड को याद करने के बाद आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, तो ये याद कर लेना, ट्रिक है इसके लिए। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये क्या मेथड था इसका, ये x तो ऐसे ही ऐसे, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2n पाई एक्स अपॉन में ए, अपॉन में आ गया हमारे पास 2n पाई अपॉन में, ठीक है। फिर क्या लगेगा, एक माइनस, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और इसका फिर क्या है, साइन का इंटीग्रेशन कॉस, ठीक है, कॉस 2n पाई एक्स अपॉन में ए, और कांस्टेंट नीचे आके, एक कांस्टेंट ऑलरेडी था 2n पाई अपॉन में, एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n पाई अपॉन में ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और साइन का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉस होता है, तो ये प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें लगानी है लिमिट्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक। तो सबसे पहले देखो, हमने जब यहाँ पर a पुट किया तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2n पाई। साइन 2n पाई कितना होता है, 0। उसके बाद जब हमने 0 पुट किया तो x 0 रखते ये पूरी टर्म 0, तो ये दोनों में ये सलट गया, ये खत्म। अब हम इसकी बात करते हैं। अब यहां पर अगर a पुट किया रहा है तो cos 2n पाई कितना होता है, वो होता है 1, ठीक है। cos 2n पाई कितना होता है, 1, माइनस cos 0, वो भी क्या होता है 1, अपॉन में ये स्क्वायर चल रहा है, तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी टर्म ही खत्म होगी एक तरह से लिमिट रखते ही। तो हमारे पास बचा क्या, जो हमारा मेन इंटीग्रेशन था ये वाला, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, वो बचा हमारे पास 1 अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये क्या आ गया, a/2। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर खास बात क्या है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है, इंडिपेंडेंट ऑफ n, मतलब कोई भी स्टेट हो उसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो a/2 ही होएगी। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है कि हमारा ये एसिमेट्रिकल वेल है। एसिमेट्रिक क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन के साथ सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो जब हम इसमें वेव फंक्शंस ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की वो a/2, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर भी क्या है, ये a/2 के सिमेट्रिकल है सारा का सारा, ठीक है। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है, एवरेज आ जाएगी। तो a/2 क्या है, वो एवरेज पोजीशन है इस वेल में जहाँ पर हमें पार्टिकल मिलेगा, ठीक है। और यही हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू। तो ये a/2 के सिमेट्रिकल है पूरा का पूरा, इसलिए हमें यहाँ पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मिल रही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट कर लो आप। अब हमारा सेकंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो वो भी क्या होगा, 2/a में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 0 to a एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर n बाई एक्स अपॉन ए, ठीक है। अब वही साइन स्क्वायर को फिर से लिख दो, एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2n पाई एक्स अपॉन में a अपॉन में 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल। तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बचती है हमारे पास 1 अपॉन में a, ठीक है, एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स 0 to a, माइनस हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर कॉस 2n पाई एक्स अपॉन में a, इसका इंटीग्रेशन 0 से a डॉट डी एक्स, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करें, इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो। I1 को सॉल्व करें, 0 से a एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 डॉट डी एक्स, ये क्या है, एक्स क्यूब अपॉन में 3, 0 से a, तो ये क्या आ जाएगा, a³ अपॉन में 3, सिंपल। अब हमें सेकंड सॉल्व करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से यूवी मेथड लगाएंगे।
इसको मान लो u, इसको मान लो v। तो सबसे पहले एक्स स्क्वेयर, यू ऐसा का ऐसा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। टू एन पाई अपॉन में, फिर माइनस एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2x, और इस टर्म का इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा कोस, और इसका स्क्वायर बन जाएगा 2n पाई अपॉन में ए का स्क्वायर। ठीक है, और साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, माइनस कॉस होता है, तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर से प्लस साइन, 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होगा 2, कॉस का इंटीग्रेशन फिर से साइन, अपॉन में हमारे पास क्या है 2n पाई अपॉन में a, इसका क्या आ गया, होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास ले दे के टर्म्स आ गई। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। अब हम ये पहले भी देख चुके हैं कि अगर साइन 2n पाई एक्स अपॉन में a में a रख दो तो भी 0 आएगा, और 0 रख दो तो भी 0 आएगा। तो ये टर्म तो साइन वाली सारी की सारी खत्म हो गई सीधे सीधे तौर पर। हमारे पास क्या बचती है, ये टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिमिट्स पुट करते हैं। तो सबसे पहले x की जगह a रखा, तो cos 2n पाई कितना होता है, ये देखो x की a से a कट जाएगा, cos 2n पाई बचेगा, cos 2n पाई होता है 1, और ये 2x में भी a रखेंगे तो ये इसका a आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और अपॉन में a स्क्वेयर अपॉन में 4n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करके लिख दिया। ठीक है, माइनस में 0, x की जगह 0 रखेंगे तो ये भी पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, तो बस यही आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म को 0 कर देगा। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। अब इन इंटीग्रेशन की वैल्यू को हम एक्स स्क्वायर में पुट करते हैं, वो क्या है 1 अपॉन ए, और हमारे पास था a क्यूब अपॉन में 3, और माइनस ये, तो ये 2 से कट के ये 2 बचा यहाँ पर, और ये आ गया हमारे पास a क्यूब अपॉन में 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, a कॉमन चला जाएगा, a कॉमन चला जाएगा तो a स्क्वायर। ठीक है, एक a से कैंसिल होके 1/3 माइनस 1/में 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गई, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर की। अब इसकी खास बात क्या है, अब आपको ये याद नहीं रखना, x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू याद ना रहे तो भी कोई बात नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक क्या याद रखना है आपको, यहाँ से हमें दो चीज़ें पता लग रही है। पहली चीज़ की, इट डिपेंड्स ऑन n, इट डिपेंड्स ऑन n। ठीक है, आपको साफ साफ पता लग रहा है डिफरेंट स्टेट्स के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। दूसरा, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। दूसरा, एज n इंक्रीज, ठीक है, ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू भी क्या है, इंक्रीज होएगी। यहाँ से n इंक्रीज हुआ तो मतलब ये टर्म क्या है, छोटी होएगी। ये टर्म छोटी होएगी मतलब हमारे पास a स्क्वायर अपॉन 3 में से माइनस कम हो रहा है। ठीक है, छोटी टर्म माइनस हो रही है तो ले दे के एक्स स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक बार दिखा दिया बस आपको, और ये रिजल्ट याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो भी कोई बात नहीं। ये इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है बस। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब देखो, अब हमने क्या निकाल लिया, x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल ली और एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल ली। तो इन दो चीज़ों को देखकर कुछ याद आया आप लोगों को कि इससे क्या बनता है। ठीक है, तो अगर किसी को याद आया तो वो लिखो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ एक, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा एक्स का स्क्वायर वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये अभी अभी निकाली है, ए स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर, माइनस ये एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या थी, वो थी a/2, तो ये होगी ए स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ बनेगा, ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है,
तो ये बचेगा 1/12 माइनस 1/2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और ये स्क्वायर वहाँ अंडर रूट में ले जाऊँ तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स है वो भी क्या करता है, एन पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड ऑन एन। ठीक है, एज एन इंक्रीज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंक्रीज। ये एक पॉइंट भी आप कंसिडर कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेना। तो ये नोट कर लो, फिर पोजीशन की मोमेंटम की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट ही लिखवा दिया मैंने। अब देखो, अब थर्ड पॉइंट, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। वैसे तो देखो हम इसको ट्रिक से ही करेंगे। ठीक है, एक बार कर लेते हैं। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या होता है, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम को ये लिख सकते हैं। अब वेलोसिटी की बात करें तो हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। अब यहाँ पर जो साए है वो क्या है, रियल। साए रियल है तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी या कहें वेलोसिटी ऑपरेटर वो क्या होगा, जीरो। इसका मतलब ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम क्या है, जीरो। ये आपको याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है ये। लेकिन अगर कोई मेथड से करना चाहे, किसी को शौक है तो वो कर लेना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे होएगा। ठीक है, मेथड ये होमवर्क है। तो ये होएगा हमारे पास 2/a इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a। ये क्या होता है, साई स्टार पी साई। ठीक है, इसको लिखना है ना, तो सबसे पहले साई स्टार साइन n पाई एक्स अपॉन ए, और यहाँ पर p मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, माइनस एच आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, और फिर साई साइन n पाई एक्स अपॉन में a डॉट डी एक्स। तो ये सॉल्व करना है। ये क्या कर देगा, सबसे पहले इस पर ऑपरेट करेगा, ऑपरेटर है तो यहाँ पर ऑपरेट करेगा, इसको ऑपरेट करके कॉस बना देगा, फिर साइन इंटू कॉस। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करोगे तो देख लेना आंसर जीरो आना चाहिए। अगर कोई करना चाहता है एज ए प्रैक्टिस तो वो होमवर्क कर लो, बाकी ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ ये रिजल्ट से मतलब है, ये रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लो। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, पी स्क्वायर। ये भी हम शॉर्टकट से करेंगे, इसके लिए भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो पी स्क्वायर क्या होता है, 2m स्क्वायर। ठीक है, 2m सॉरी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये ऐसे ऑपरेटर लग गया, तो पी स्क्वायर क्या हो गया, 2m एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल तो जीरो है तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर। और ये ई की वैल्यू क्या है, 2m इंटू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। तो ये 2m से 2m गया, तो ये पी स्क्वायर क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। ये तो आपको वैसे पता होना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत आसान है निकालना। अब देखो, अब अगर यहाँ पर हम अनसर्टेनिटी की बात करें तो वो क्या होता है, पी स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर। ये तो ज़ीरो ही है, तो डेल्टा पी क्या आ जाएगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, वो आ जाएगी एन पाई एच कट अपॉन ए। ठीक है, ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो ये पी स्क्वायर और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है। वो पहला पॉइंट क्या है, डिपेंड्स ऑन एन। ठीक है, एज एन इंक्रीज डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इंक्रीज। तो ये दो पॉइंट यहाँ पर भी सेम रहेंगे। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ एन आया था, हमारा जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एन।
तो इसको नोट कर लो आप। अब हमने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकाल ली, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकाल लिया। तो हम क्या करेंगे, अब अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट भी निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, इतना कुछ कर ही लिया तो प्रोडक्ट, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट क्या होता है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी। ये क्या होगा, तो ये है हमारे पास एन पाई एच कट अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर 1/2 माइनस 1/2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, ये ए बाहर आ जाएगा यहाँ पर और ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता लग रही है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स ही है, नेट लेवल एग्जाम में काम आ सकते हैं, उससे पहले तो काम नहीं आएंगे, कि जो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए है। ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट यूपी लिख देता हूँ इसको, ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए। ठीक है, किस पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन डिपेंड ऑन एन, विड्थ पर डिपेंड नहीं कर रहा लेकिन एन पर डिपेंड कर रहा है। और तीसरी चीज़ क्या है, एज एन इंक्रीज, जो स्टेट इंक्रीज हो रही है तो ये अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने शुरू शुरू में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी देखी थी, हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल लेके, कि ग्राउंड स्टेट क्या होती है, ये बहुत सर्टेन होती है। ठीक है, एक फाइन लाइन होती है, जैसे जैसे आप स्टेट इंक्रीज करते रहोगे उसके अंदर जो पार्टिकल की जो अनसर्टेनिटी है वो इंक्रीज होती रहेगी और हमें एनर्जी एक स्पेक्ट्रम में मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अब एक प्रिसाइज पॉइंट नहीं है जहाँ पर हमें वो पार्टिकल मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ये स्टेट इंक्रीज करोगे उसमें अनसर्टेनिटी इंक्रीज होएगी। तो ये हमने एक तरह से उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लिया कि पोजीशन की, मोमेंटम दोनों की अनसर्टेनिटी और उनका अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट भी, जैसे जैसे हम स्टेट इंक्रीज कर रहे हैं उनकी अनसर्टेनिटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। बाकी एट द एंड हमें क्या पता होना चाहिए, एट द एंड हमें ये मेन मेन पॉइंट पता होने चाहिए। मैं एक बार लिख देता हूँ लास्ट में कंक्लूजन। इसकी वैल्यू क्या है, a/2। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें मतलब नहीं है, ये सिर्फ ये पता होना चाहिए फंक्शन ऑफ एन है ये। ठीक है, ये क्या है, फंक्शन ऑफ एन। उसके बाद p की वैल्यू क्या है, 0, और p स्क्वायर की वैल्यू ये भी क्या है, फंक्शन ऑफ एन। इसकी तो हालांकि वैल्यू बहुत आसान है निकालनी। तो ये चार हमारा कंक्लूजन है। अगर किसी को डेरिवेशन वगैरह से मतलब नहीं है तो वो एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट ये ज़रूर याद रखना, ये भी याद रख लेना, अच्छी बात होगी। तो ये हमारा एसिमेट्रिकल वेल खत्म हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सिमेट्रिकल वेल। अब सिमेट्रिकल वेल देखो, सिमेट्रिकल वेल का मतलब क्या है यहाँ पर, कि ये देखो ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिक है। ठीक है, यहाँ पर 0 आ रहा है तो -a/2 से a/2। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। बाकी सारी जगह क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा, इसलिए इसको इनफाइनाइट सिमेट्रिकल वेल कहते हैं। इसका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कैसे डिफाइन हुआ है, -a/2 से a/2 तक तो 0 पोटेंशियल, मतलब यहाँ पर फ्री पार्टिकल होएगा और बाकी सारी जगह अदरवाइज इन्फिनिटी। ठीक है, और आपको पता है कि इन रीजन्स में ना कोई टनलिंग होएगी ना पार्टिकल के पाए जाने की कोई प्रोबेबिलिटी होएगी। तो अब देखो, अब जब ये पार्टिकल यहाँ पर है तो मान लो कोई m मास और e एनर्जी का पार्टिकल है। अब उसकी श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ताकि हमें इसका वेव फंक्शन मिल जाए, कैसा होएगा। तो वो क्या है, -h²/2m डेल स्क्वायर शाई प्लस v शाई, v क्या है 0 = e शाई। ये श्रोडिंगर इक्वेशन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, इसका मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ। वो क्या है, a sin kx प्लस b cos kx। ठीक है, e⁻i बचेगा, उसको हम ऑसिलेटरी सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो k है उसकी वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है √2me/h²। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करेंगे ये कॉन्स्टेंट्स निकालने के लिए और ये प्रॉपर वैल्यू निकालने के लिए वेव फंक्शन की। ठीक है, तो देखो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, तो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारी, पहली बाउंड्री कंडीशन है साई इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू ये a/2। ठीक है, a/2 पर 0 हो जाएगा, तो ये पुट करो साई में, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा a साइन k/2 प्लस b कॉस ka/2 इज इक्वल टू 0। फिर हम सेकेंड बाउंड्री कंडीशन पुट करते हैं। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, साई इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू -a/2। ठीक है, तो ये पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -a साइन k/2। ठीक है, साइन का माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस b कॉस k/2। कॉस ऑफ -x क्या होता है, cos x, इवन फंक्शन होता है ये। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 + 2, तो 1 + 2 किया तो हमारे पास ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2b cos ka/2 इज इक्वल टू 0। तो अब cos ka/2 0 कब होगा, जब हमारा ka/2 ये किसके इक्वल होएगा, ये इक्वल होएगा हमारा n π/2 पर। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या होएगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, n की वैल्यू होएगी हमारे पास 1, 3, 5, 7। क्यों, ये देखो ये हमारा प्लेन होता है। ठीक है, तो cos एक तो यहाँ पर 0 होता है 90 डिग्री पर, और एक यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, तो 1π/2, फिर 3π/2, फिर 5π/2, फिर 7π/2, फिर 9π/2, 11π/2। तो जितने भी n इज इक्वल टू ऑड है उस पर क्या होगा हमारा, ये वैलिड होएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, k की वैल्यू यहाँ से आ गई n π/a, k इज इक्वल टू n π/a। ठीक है, और n की ये वैल्यूज होगी। अब सेकंड देखो, उसमें हम क्या करेंगे, 1 - 2 करेंगे। 1 - 2 करेंगे तो ये कोस कैंसिल हो जाएगा और साइन ऐड हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2a साइन ka/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब साइन x 0 कब होता है, जब हमारा ka/2 ये क्या होगा, ये होगा हमारा m π। ठीक है, m π, ये सिंबल अलग ले लिया, बस m की जगह ये ले लिया। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, और m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2m π/a। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ n को मैंने कह दिया 2m। अगर n को मैंने 2m कह दिया तो n क्या वैल्यू ले सकता है, इन सारी वैल्यूज़ को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो इसकी वैल्यू होगी n π/a। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू ये। यहाँ से हमें क्या पता लगा, यहाँ से हमें पता लगा कि जो साई ऑफ एक्स है वो दो तरह की वैल्यू ले सकता है। एक तो 2b cos n πx/a। ठीक है, ये kx था ना, cos kx, तो k की जगह n π/a लिख दिया। ये कब आएगा, जब हमारा n की वैल्यू क्या होएगी, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, और एक हमारा ले सकता है 2a साइन n πx/a। ठीक है, ये साइन kx था, यहाँ पर k n π/a और ये वाला k n π/a। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब n इवन है 2, 4, 6, 8
एंड सो ऑन। अब अगर इसको नॉर्मलाइज करें, ठीक है, तो नॉर्मलाइज कांस्टेंट ये आ जाएगा 2/a, और ये भी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ जाएगा 2/a। ये आप कर लेना, ये कोई खास बात नहीं है। तो ये हमारा वेव फंक्शन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ग्राउंड स्टेट होएगी तो इसकी वैल्यू ये होएगी। जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 2 होगा तो वेव फंक्शन साइन का होएगा। फिर n इज इक्वल टू 3 में फिर कॉस का, n इज इक्वल टू 4 में साइन का, n इज इक्वल टू 5 में कॉस का, 6 में साइन का। तो अल्टरनेट स्टेट्स में क्या है, हमारे पास वेव फंक्शन चेंज हो रहा है। एक और चीज हम देख सकते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। तो n इज इक्वल टू ये वाली जो स्टेट्स है, इनकी जो पैरिटी है वो कौन सी है, इवन पैरिटी, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, इवन फंक्शन। और n जब इवन है, मतलब n की वैल्यू 2, 4, 6, 8 है, तो हमारे पास वेव फंक्शन कौन सा आ रहा है, साइन का वेव फंक्शन। और साइन आपको पता है एक ऑड फंक्शन होता है। तो ये जो स्टेट्स है ये सारी कौन सी है, ऑड पैरिटी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसकी जो ग्राउंड स्टेट है और जो n इज इक्वल टू 3, 5, 7 स्टेट है वो सारी इवन पैरिटी की है, और जो n इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 स्टेट है वो सारी ऑड पैरिटी की है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब एक चीज़ समझो आप कि यहाँ पर ये जब n 1, 3, 5 मतलब ऑड होता है तो हमारे पास कॉस आता है, ठीक है, कॉस मतलब इवन पैरिटी हो गया। और जब n 2, 4, 6, 8 इवन होता है तो हमारे पास ऑड पैरिटी स्टेट्स आती है, मतलब साइन वाली स्टेट्स आती है। ऐसा हो क्यों रहा है, क्या सिस्टम क्या है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, एसिमेट्रिकल वेल था शुरू में। एसिमेट्रिकल वेल कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से l तक, ठीक है। तो 0 क्या है, एक बाउंड्री है, l भी क्या है, एक बाउंड्री है, ठीक है। अब हम 0 वाली बाउंड्री पर देखें तो इस बाउंड्री पर सारे के सारे ये वेव फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें साइन की एक प्रॉपर्टी पता है, साइन एट 0 शुड बी 0, ठीक है। ये चीज़ आप समझ रहे हो, ठीक है। तो सारे के सारे वेव फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, एट 0 पर ये 0 है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक साइन की प्रॉपर्टी है। इसलिए जो एसिमेट्रिक वेल था उसमें क्या था, √2/a साइन n πx/a। सारे के सारे जो वेव फंक्शन थे वो साइन के थे, ठीक है, क्योंकि ये देखो सारे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से ये एक्सिस बनाई है। अब क्या हो गया, अब सिमेट्रिकल वेल में देखो चीज़ें चेंज कैसे होगी। सिमेट्रिकल वेल में ये कुछ -l से l, और 0 कहाँ पड़ गया, यहाँ बीच में पड़ गया, ठीक है। अब 0 बीच में पड़ने से क्या हो गया, 0 बीच में पड़ने से ये चीज़ देखो आप कि मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ ना, ये बहुत ख़राब है, एक सेकेंड, ठीक है, ये ड्रॉ कर दी लाइन। अब देखो, अब फर्स्ट स्टेट देखते हैं, ये वाली फर्स्ट स्टेट n इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर एट 0 हमारे पास क्या है, वेव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 0 पर, वो होती है कॉस पर, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। मतलब ये ग्राफ किसका है, कॉस का। सेकंड में अगर बात करें तो सेकंड में 0 पर 0 है, ठीक है, तो ये ग्राफ किसका है, साइन का, ठीक है। थर्ड ग्राफ में फिर बात करें तो 0 पर ये क्या है, फिर से ये कॉस आ रहा है क्योंकि ये मैक्सिमम है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कर लोगे तो यहाँ से मैक्सिमम आ जाएगा, और साइन कर लोगे यहाँ से, मतलब माइनस है लेकिन है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका है, कॉस का, ठीक है, 0 पर मैक्सिमम। फिर यहाँ पर फिर से क्या है, 0 पर 0 आ रहा है, फिर ये क्या है, साइन का ग्राफ, ठीक है। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट की पैरिटी इवन, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की ऑड, सेकंड की इवन, थर्ड की ऑड। इस तरह से हमारा अल्टरनेट इवन ऑड आएगा, क्यों, क्योंकि कॉस साइन के ग्राफ चल रहे हैं। तो ये मेन इसके पीछे रीज़न है कि हमारे ये पैरिटी है अल्टरनेट स्टेट्स की, ये इवन ऑड आ रही है क्योंकि साइन और कॉस का ग्राफ अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है, ठीक है। वेव फंक्शन आ गया हमारा। अब वेव फंक्शन के बाद हम एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो एनर्जी वैसे तो बताने की जरूरत ही नहीं है अलग से। एनर्जी क्या है हमारी, के क्या था हमारा, के इज इक्वल टू 2me/h², ठीक है, k² था। तो एनर्जी क्या आ गई, h², k² / 2m, वही काइनेटिक एनर्जी।
तो एनर्जी की क्या वैल्यू हो गई, ई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी वही रहेगी। तो ये हमने वेव फंक्शन देख लिया। वेव फंक्शन डायरेक्ट याद होना चाहिए, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। और ये एनर्जी आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप पॉज करना और उस एग्जांपल को सॉल्व करना। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया कि साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स लेस देन -a to a। ठीक है, और इनफाइनाइट है अदरवाइज। तो आप क्या करो, इसका साई 1 मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए वेव फंक्शन, साई 2 E1 E2। तो पहले दोनों स्टेट्स के वेव फंक्शन और एनर्जी ये लिख दो। ठीक है, आप अब ईमानदारी से इसको पॉज करो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार पढ़ो और इसका सॉल्व करो। ठीक है, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास साई 1 पूछा है, तो हमें पता है n इज इक्वल टू 1 के लिए कौन सा आता है, कॉस का आता है। तो √2 अपॉन, अब बहुत लोगों ने क्या है यहाँ पर a देखा होगा तो सीधा √2 अपॉन a लिख दिया होगा, लेकिन मैंने आपको सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल वेल में बताया था ये a नहीं है, ये विड्थ है। ठीक है, आप इसको विड्थ की फॉर्म में ही याद रखना, और ये यहाँ भी ट्रू है, विड्थ। ठीक है, विड्थ कितनी है इसकी, -a to a। ठीक है, -a to a, तो ये टोटल विड्थ कितनी है इसकी, 2a। तो √2 अपॉन 2a और कॉस n पाई x अपॉन 2a। n इज इक्वल टू कितना है, 1, क्योंकि साई 1 है। इसी तरह से सेकंड स्टेट जो है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 अपॉन ये क्या बचा, ये बचा √1 अपॉन a कॉस पाई x अपॉन 2a। इसी तरह जो साई 2 लिखना है वो भी क्या है, 2 अपॉन विड्थ, विड्थ कितनी है 2a कॉस n पाई x अपॉन 2a। अब n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, सेकंड स्टेट की बात हो रही है, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल और ये भी 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पर बच गया हमारा 1 अपॉन √a साइन ऑफ पाई x अपॉन a। ठीक है, एनर्जी पता ही है, वो कोई खास बात नहीं है। फर्स्ट की एनर्जी कितनी है, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m 2a स्क्वायर। ठीक है, विड्थ का स्क्वायर, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 8ma स्क्वायर। और यहीं पर अगर सेकंड स्टेट की एनर्जी लिखनी हो तो वो n स्क्वायर, n क्या है इस बार 4, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, विड्थ का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर। तो बस ये 4 से 4 कट गया और ये एनर्जी बच गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस होती है विड्थ की, कि हमेशा इस वेल की विड्थ चेक करो। उसमें लोग गलती करते ही करते हैं, जल्दी जल्दी में हो जाता है, अपने जो ऑप्शन दिख रहे होते हैं तो हमें वो ऑप्शन दिख रहा होता है जिसको हमने रट्टा मारा होता है, आदत होती है कि यही वाला ऑप्शन लिखेंगे। इसीलिए मैंने आपको इसको ए की टर्म्स में लिखवाया है, वहाँ पर एल की टर्म्स में होएगा, ताकि आप रट्टा ना मार लो दिमाग में और गलत ऑप्शन ना टिक कर रहा हो। उसके बाद यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का तो देखो कोई पोर्शन है नहीं, उसकी तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, इसको तो नोट कर लो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू की। इसकी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू के रिजल्ट याद होने चाहिए। 4 वैल्यू है एक्सपेक्टेशन की। पहली एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स वो होती है 0। पहले a/2 थी, अब 0 है। ऐसा क्यों, देखो पहले a/2 इसलिए थी क्योंकि हमारा वेव फंक्शन है वो कुछ ऐसे फैला हुआ था। ठीक है, और ये मोस्ट प्रोबेबल या फिर एवरेज वैल्यू थी। ठीक है, ये वाली एवरेज वैल्यू थी a/2 पर, और ये था 0 से a। इस बार हमारा वेल कैसा है, इस बार हमारा वेल है -a to a। इसकी एवरेज वैल्यू कहाँ पर आएगी, इसकी एवरेज वैल्यू आएगी 0 पर। ठीक है, तो पार्टिकल के पाए जाने की एवरेज वैल्यू मतलब पोजीशन, एवरेज पोजीशन वो क्या है, ये 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ वाला और यहाँ वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद इसका सेकंड पोर्शन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की आपको वैल्यू जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए डिपेंड ऑन एन
ठीक है, एन इंक्रीज होएगा तो एक्स स्क्वायर इंक्रीज होएगा, बस ये पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वो है पी। तो पी क्या है यहाँ पर, शाये हमारा रियल है, तो वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो इसका मतलब मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी जीरो। फोर्थ हम बात करते हैं पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर क्या होता है, 2me, ठीक है, और 2m तो ये आ गया, e की वैल्यू क्या है हमारी, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2m से 2m कैंसिल, तो ये आ गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये भी क्या है, n पर डिपेंड कर रहा है, और n इंक्रीज होएगा तो हमारा पी स्क्वायर भी इंक्रीज होएगा। ठीक है, इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। एक और छोटा सा एग्जांपल कर लो, फिर हम अब देखो, अब हमें एक और एग्जांपल गिवन है ये, इसमें हमें एक पार्टिकल दिया है जिसका मास m है, मोमेंटम p है। ठीक है, तो इसका psi1 एंड psi2 मतलब वेव फंक्शन ऑफ फर्स्ट ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बताना है, और ये हमें दिया है हमारा पोटेंशियल। अब खास बात क्या है, हमें इसको m और p की ही टर्म्स में बताना है, मतलब जो टर्म्स क्वेश्चन में गिवन होती है या ऑप्शन में गिवन होती है उन्हीं टर्म्स में हमें आंसर देना होता है। तो एक बार तो मैं जनरल लिख देता हूँ, psi1 इज इक्वल टू √2 अपॉन विड्थ कितनी है l कॉस psi1 है तो n पाई एक्स अपॉन एल, तो पाई एक्स अपॉन एल n1 हो जाएगा। ठीक है, ये psi1 आ गया हमारा। इसी तरह हमारा psi2 क्या आ गया, वो हो गया √2 अपॉन एल, और ये साइन n पाई एक्स अपॉन एल, तो 2 पाई एक्स अपॉन एल, ये हो गया। ठीक है, एक बार चलो n लगा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें मोमेंटम की टर्म्स में चाहिए, तो मोमेंटम की टर्म्स में हमें पता है कि मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू एच कट के। तो एक बार k आ गया तो वहाँ से हम मोमेंटम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब k क्या होता है, k की वैल्यू हमें पता है, k हमारा होता है n पाई बाई एल, तो एच कट n पाई बाई एल। तो एक बार एच कट भूल जाओ, सिर्फ k देखो, k की वैल्यू n पाई बाई एल है, तो यहाँ पर n पाई बाई एल है, उसकी जगह k लिख दो। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया √2 अपॉन एल, और ये कॉस के एक्स, और ये आ गया √2 अपॉन एल साइन के एक्स। ठीक है, ये के एन है यहाँ पर, के एन एक्स, और ये भी के एन एक्स, nth के कुछ भी हो सकता है वो। अब के क्या है, p अपॉन एच कट। ठीक है, तो ये क्या है, √2 अपॉन एल कॉस पी एन, पी अपॉन एच कट एक्स, और ये हो गया √2 अपॉन एल साइन पी एन अपॉन एच कट, और ये एक्स, ये आ गया आंसर। ये पी एन कुछ भी पी एन होएगा यहाँ पर। तो ये हमारा पी की टर्म्स में आ गए दोनों वेव फंक्शंस। ठीक है, तो अब कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, इसको आप पॉज करके नोट कर लो। अब काफ़ी सारे एग्जाम्पल करते हैं। देखो, ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला बोल रहा है क्वेश्चन कि इफ द पार्टिकल इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, किसमें है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल मैक्सिमम एट। ठीक है, और हमें ये पोटेंशियल कौन सा दिया हुआ है, ये पोटेंशियल हमें दिया हुआ है 1D, 1 डायमेंशनल पोटेंशियल है, एसिमेट्रिक। ठीक है, 1 डायमेंशनल एसिमेट्रिक पोटेंशियल गिवन है, ये गेट का PYQ है, और पूछा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पर होती है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बना लेते हैं। ग्राउंड स्टेट तो क्या होती थी, कुछ ऐसी होती थी। ठीक है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कैसी होती थी, वो थी कुछ ये है हमारा 0 to L, और ये क्या है
L/2। मैक्सिमम कहाँ पर है प्रोबेबिलिटी, एक तो L/4 पर और एक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है 3L/4 पर। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही आ जाएगा। ठीक है, आप इनको पहले पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, उसके बाद मेरे ये सॉल्यूशंस देखना। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ये सोचो कैसे होएगा। ये सेकंड क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कह रहा है ए पार्टिकल इज कन्फाइंड इन रीजन 0xl। ठीक है, एसिमेट्रिक वेल दिया हुआ है। इफ पार्टिकल इज इन लोएस्ट एनर्जी स्टेट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन रीजन 0 से xl/4। ठीक है, तो ये कुछ कह रहा है लोएस्ट स्टेट में है। लोएस्ट स्टेट क्या होती है, ये होती है। ठीक है, 0 से l दिया हुआ है, ये आ गया हमारा L/2, ये आ गया हमारा L/4। तो इसने कहा है 0 से L/4 ये रीजन। ठीक है, यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी होएगी। अब अगर कुछ लोग सोचेंगे कि एक काम करते हैं, इसको हम ये इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लगा देंगे 2/L साइन स्क्वायर कुछ भी है और 0 से L/4। ठीक है, कुछ लोग ये काम करने जाएंगे और उनकी वैल्यू आ जाएगी और आ भी जाएगी, बिल्कुल सही तरीका है ये। लेकिन आप यहाँ पर एक दिमाग भी लगा सकते हो। दिमाग कैसे, अब अगर ये वाला ऐसे कर्व नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट होता, ये ऐसा रीजन होता। ठीक है, ये L/4, ये L/2, ये 3L/4, और हमें ये प्रोबेबिलिटी पूछी होती इतनी इतनी रीजन की, तो बहुत कॉमन सेंस है कि ये 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, टोटल का 1/4 पार्ट है। लेकिन हमारे पास क्या है, ये कर्व आ गया ऐसे। ठीक है, जैसा भी ये कर्व है वो आ गया। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि इसकी प्रोबेबिलिटी, ये जो एरिया है ना, ये कम हो गया एरिया। इसका मतलब इसकी 1/4 से कम होएगी प्रोबेबिलिटी। ये बात आप मानते हो। अगर 1/4 से कम होएगी तो यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 1/4 से कम है। ए क्या है, 1/4 में से कुछ माइनस किया है, तो ये ए ऑप्शन 1/4 से कम है। बी 1/4 है, लेकिन ये नहीं होगा। सी क्या है, 1/4 में कुछ ऐड कर दिया, कभी नहीं होगा। और डी क्या है, 1/2, हो ही नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ए ऑप्शन। ठीक है, तो इतना इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ दिमाग लगा के भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए फ्री पार्टिकल इज मूविंग इन +x डायरेक्शन विद लीनियर मोमेंटम p। द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल नॉर्मलाइज्ड इन ए लेंथ l इज। ठीक है, तो दिमाग लगाओ, पॉज करो और दिमाग लगाओ। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, वैसे तो देखो एल लेंथ की नॉर्मलाइजेशन कही है, तो एल लेंथ की नॉर्मलाइजेशन 1/√L हो जाएगी। कैसे आई ये भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि सारों में क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट सेम है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट सेम है, तो एल लेंथ की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोगों ने सोचा होगा एल लेंथ दिया हुआ है तो हम 1D बॉक्स वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, लेकिन कहीं यहाँ पर पोटेंशियल दिया हुआ है 1D बॉक्स का, कहीं कहा है 0 से L पोटेंशियल है, कुछ भी है, कुछ नहीं कहा। सीधा इसने कहा कि एक फ्री पार्टिकल है। फ्री पार्टिकल है तो पोटेंशियल कौन सा हो गया, V = 0। तो फ्री पार्टिकल की इक्वेशन क्या होती है, e⁻⁰kx, और यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, तो अब ये कांस्टेंट तो 1/√L बन जाएगा, और ये कांस्टेंट नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब k क्या होता है, वो होता है p/h, तो e⁻⁰p/h⁻x। ये क्या आ गया हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये डी ऑप्शन। ठीक है, तो पहले देखो कि किस तरह का पोटेंशियल दिया है। अब लेंथ एल दी होती है कुछ, बस लेंथ एल देखते हैं और जल्दी से ये टिक करेंगे, ये ऑप्शन टिक कर देंगे, क्या अरे ये तो एसीमेट्रिक वैल्यू का क्वेश्चन है, खत्म हो गया। ऐसा नहीं करना। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और गेट 2019 रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, कंसीडर ए पोटेंशियल बैरियर Vx। ठीक है, इन फिगर। ओके, ये पोटेंशियल बैरियर है, उसने कहा है ये रीजन तो इन्फिनिटी है, ये वाला रीजन। ठीक है, आप ट्राई करो एक बार पॉज करके, फिर आप सॉल्यूशन देखना। वेयर V0 इज कांस्टेंट, ये वाला जो रीजन है ये कांस्टेंट पोटेंशियल का है, ये रीजन, और ये रीजन इन्फिनिटी का है। और हमारे पास
एनर्जी है वो लेस देन वी नोड है, ये केस दिया हुआ है एनर्जी लेस देन वी नोड का। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो देखो हम बना ही लेते हैं ना, हमने सीखा हुआ है, हम ऑप्शन क्यों देखें, हम सीधा मैच करवाएंगे। तो यहां से मान लो ऐसे एक पार्टिकल आया। अब यहां पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ई लेस देन वी नोड है। ई लेस देन वी नोड होता है तो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल डिके। एक्सपोनेंशियल डिके होता है तो कुछ पार्टिकल क्या है, टनल कर जाएगा थोड़ी बहुत, जो प्रोबेबिलिटी है, तो टनल करके ये चला जाएगा ऐसे यहां पर। ठीक है, अब बात ये है कि यहां पर एक छोटी सी चीज होती है कि जब भी हम इनफाइनाइट बॉक्स की बात करते हैं, ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस बताती है, नोट डाल के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना। हमारा जो वेव फंक्शन है वो बाउंड्री पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इनफाइनाइट पोटेंशियल की बाउंड्रीज की बात करें, ठीक है, तो बाउंड्री पर हमेशा यहां पर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब इनफाइनाइट पोटेंशियल होगा तो बाउंड्री पर एग्जैक्टली जीरो होगा। ठीक है, यहां पर देखो ये वाला पोटेंशियल कांस्टेंट था तो बाउंड्री पर जीरो नहीं है, यहां पर जीरो होने की जरूरत नहीं पड़ी इसको। मैं एक सेकंड ना पेन चेंज कर लेता हूं। यहां पर देखो, यहां पर इसको जीरो होने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहां पर इनफाइनाइट पोटेंशियल नहीं था, लेकिन यहां पर इनफाइनाइट पोटेंशियल था ये वाला। तो बाउंड्री कंडीशंस हमें कहती है कि जब भी इनफाइनाइट पोटेंशियल होगा ना तो ये ऐसे जीरो होएगा। ठीक है, ये क्या होएगा, ऐसे जीरो होएगा बाउंड्री पे। तो हमारे ऑप्शन कौन सा सही आ जाएगा, किस कौन सा मैच कर रहा है इससे, ए ही मैच कर रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, ए ऑप्शन ही मैच कर रहा है तो ए आ जाएगा आंसर, बस बात खत्म है। ठीक है, बी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, बी ऑप्शन देखो यहां एनर्जी कितनी थी, ये थी, तो डिके होएगा वो ऐसे होएगा। ठीक है, इसने क्या है, डिके यहां से कर लिया, एनर्जी गायब कर दी, तो इसने तो कंजर्वेशन ही खत्म कर दिया, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो तो हमारे पार्टिकल की जो एनर्जी है वो इतनी है, कुछ पार्टिकल की एनर्जी इतनी है, इस भाई साहब ने एनर्जी यहाँ से डिके करनी स्टार्ट करी, तो बीच की एनर्जी गायब कहाँ पे होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इतना दिमाग आप लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वांटम पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू, ठीक है, इसको पहले ट्राई करो आप, पॉज कर लो। अब देखो एक क्वांटम पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू, ये कौन सा है, सिमेट्रिक वेल है, सिमेट्रिक वेल। द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, विड्थ क्या है, विड्थ है इसकी -a/2 से a/2, तो विड्थ कितनी है a। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, कोस ग्राउंड स्टेट n πx/a, n तो 1 हो जाएगा, तो cos πx/a, कहाँ लिखा हुआ है cos πx/a, ये डी ऑप्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको भी आप पॉज करके ट्राई करो। ये क्या बोल रहा है, इन द रीजन -a(x_a) द इलेक्ट्रॉन इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ। अब हमें क्वेश्चन कंडीशन दी हुई है वी नॉट ग्रेटर देन ई, वी नॉट ग्रेटर देन ई पर हमें पता है सारा का सारा क्या हो जाएगा, यहां से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, और यहां क्या होएगा, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन आएगा। एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन कैसा होता है, रियल, रियल होता है, तो देख लो ये ए ऑप्शन ही आ गया, क्योंकि यहां पर क्या है, ये मिक्स्ड केस है, यहां पर तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, यहां पर भी दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, तो बात ही खत्म है। ठीक है, ए ऑप्शन आ गया हमारा। ऐसे तो बहुत कर लिए हमने। लास्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल इज प्लेस्ड इन वन डायमेंशनल बॉक्स साइज L अलोंग द एक्सिस 0xL। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू थ्रू आउट 0xL। ओके, 1D बॉक्स है,
तो ये तो इनफाइनाइट हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया, यहाँ ज़ीरो हो गया। तो वेव फंक्शन क्या बोल रहा है, यहाँ पर वेव फंक्शन कैसा होगा, तो यहाँ पर वेव फंक्शन ऑसिलेटरी होएगा, ये चीज़ हमने देख ली। ओके, थ्रू आउट द एल द वेव फंक्शन इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, कैन बी चूज रियल, इज जनरली कॉम्प्लेक्स, इज जीरो। क्या होता है इसका वेव फंक्शन, √2/a साइन n/x अपॉन ए, ये क्या है रियल, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा, ए पार्टिकल इज प्लेस इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, सही, यही ऑप्शन यही आ जाएगा, कैन बी चूजन टू बी रियल। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। बाकी हम 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल बॉक्सेस भी होते हैं, उसको कल डिस्कस करेंगे, और सिमेट्रिक वेल भी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट कम होंगे क्योंकि उसमें।